हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए जुड़ा हुआ था और आप सभी लोगों के लिए साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके मैथ, साइंस सभी की क्लासेस लेकर के आया था मैं। अब उसके बाद में अपन ने, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मॉडल पेपर की शुरुआत करी है। तो अपन ने पहला मॉडल पेपर लिया था प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित, उसके बाद में लिए थे प्रमुख त्यौहार। उसके बाद में आज जो अपना ये मॉडल पेपर है, ये साइंस के अंदर दिए गए टॉपिक प्रकाश और जो प्रकाश से संबंधित जितने भी आपके दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है वगैरह, परावर्तन के नियम और उनसे संबंधित पूरा का पूरा ये लेक्चर लेने वाला है। आज अगर आपने जितना भी मैंने प्रकाश के बारे में थ्योरी वाले सेक्शन में बताया है और आज के ये सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो आपके प्रकाश से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है इस पेपर के अंदर यानी इस मॉडल पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे या इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में नहीं लिखवाए हो। तो वो इसलिए है क्योंकि अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में ही बताए जा सकते हैं, जिनको मैं थ्योरी के रूप में नहीं लिख सकता। तो आप जो है आज ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रकाश तरंग होती है यानी जो लाइट होती है उसका दो नेचर होते हैं। ठीक है, लाइट जो होती है इसके दो प्रकृति होती है प्रकाश की, एक होती है कण प्रकृति और एक होती है तरंग प्रकृति। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रकाश तरंग है यानी उसका जो तरंग प्रकृति है वो किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये सीधे सीधे याद करके जाना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी आपको जो है रीजन वगैरह ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मैंने अभी बोला ना कि प्रकाश दो प्रकार का होता, मतलब प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की है, कण की प्रकृति भी है और तरंग की प्रकृति भी है। तो इसकी जो तरंग प्रकृति है उसके बारे में किसने बताया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था हाइगेंस ने। किसने बताया था? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था। और प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? यानी कि पहले देखिए प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, वो छोटे छोटे कण यानी फोटोन से मिलकर बनी है। इसके तरंग नेचर के बारे में, तरंग के बारे में बताया किसने? हाइगेंस ने बताया। अब कौन सी घटना है जिसके बेस पर हाइगेंस ने ये कहा था कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है? तो वो आपके है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। जो ध्रुवीकरण घटना है उस ध्रुवीकरण घटना के आधार पर या उसकी सहायता से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश जो है उसका विद्युत चुंबकीय नेचर होता है, इसकी खोज किसने करी थी? मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट वगैरह आपने जो अगर साइंस पढ़ी है 11th-12th में तो ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की जो तरंगे होती है उसके अंदर विद्युत चुंबकीय स्वरूप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, और वो किसने खोजा था? मैक्सवेल ने खोजा था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो प्रकाश की जो तरंगे हैं उनका विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन होता है, यह किसने बताया था? तो ये बताया था ग्रेमाल्डी ने। किसने बताया था? ग्रेमाल्डी नामक जो वैज्ञानिक था उसने बताया था सबसे पहले कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ये जरूर याद रखें, ये सीधा सीधा पूछा जाएगा कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, यस या नो, मतलब जो आपके रीजन वगैरह टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि हाँ, प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है और ये सबसे पहले बताया था ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि लाइट इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट कह सकते हो या आप कह सकते हो लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जो बताया था वो हमारे आइंस्टीन ने बताया था। किसने बताया था?
आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों, प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश यानी लाइट, ध्वनि यानी कि साउंड, दोनों के अंदर घटित नहीं होती है? तो देखो भाई कौन सी घटना है जो दोनों में घटित नहीं होती है। ठीक है, आप ये बताइए कि परावर्तन, क्या ध्वनि कहीं पर टकरा कर वापस नहीं आती है? आती है। क्या प्रकाश कहीं पर टकरा कर वापस नहीं आता है? लौटता है। तो वो तो परावर्तन तो होता है, यानी सी ऑप्शन गलत। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक जगह आप टकराओगे तो थोड़ा भाग तो आपको सुनाई देगा, थोड़ा भाग दूसरे को सुनाई देगा। तो कहीं पर भी टकराएगी तो आधी आवाज़ उस साइड जाती है, आधी आवाज़ वापस लौटती है। सही बात है। और आपके जो अपवर्तन है वो प्रकाश में भी देखा जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, और ये कि यही घटना आपके लाइट में जो है अपने साउंड में भी होती है, मैंने समझाई दी। तो अपवर्तन भी दोनों में होता है। विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, किसी से टकराकर वापस मुड़ करके आगे कैसे भी होके बाहर निकल जाना, तो प्रकाश और विद्युत दोनों ही ये कर सकते हैं। लेकिन जो ध्रुवण है वो केवल और केवल प्रकाश के अंदर होती है, आपके ध्वनि के अंदर ध्रुवण यानी पोलराइजेशन का इफेक्ट नहीं होता है। इस चीज को जरूर याद रखें। ठीक है, तो प्रकाश और ध्वनि दोनों के अंदर अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है और विवर्तन होता है। क्या नहीं होता है? तो ध्रुवण नहीं होता है, यानी वर्तन तीनों होते हैं, अप, परा और वि, तीनों के तीनों वर्तन होते हैं, लेकिन ध्रुवण नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो किसी भी अवरोध से टकराना और फिर उसके किनारे से मुड़ करके निकल जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्या विवर्तन दोनों में पाया जाता है? हाँ, प्रकाश और ध्वनि दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? यानी प्रकाश जो है वो तरंग नेचर है, उसके अंदर वेव नेचर होता है, इसकी पुष्टि कौन करता है? तो इसकी पुष्टि देखो, सीधे सीधे नाम से देखो, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कण वाला सिद्धांत होगा, तो कण का तो बात ही नहीं करा। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तो ये तो तब होगा ना जब प्रकाश पहले तरंग नेचर प्रूव करे। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन जब तरंग नेचर ही पता नहीं है तो कैसे होगा? तो ये भी गया। इनमें से कोई नहीं ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत, इंटरफेरेंस का इफेक्ट। इंटरफेरेंस का जो सिद्धांत है वो आपको बताता है कि प्रकाश के तरंग प्रकृति होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि तरंग जो आपका प्रकाश है उसको छोटे छोटे दो छेदों से होकर के गुजारा जाता है। अब अगर वो तरंग है तब तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। कण होता तो सीधे सीधे जाती। अब इधर भी यही होगा, प्रकाश भेजा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और ये जो आगे जा करके फिर इधर इधर जाते जाते ये इधर जाया, तो ये प्रकाश जहाँ मिला, इस मिलने के प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। और इस व्यतिकरण का जो सिद्धांत है वो दिया गया था आपके, ठीक है। तो इस व्यतिकरण के सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति तरंग सिद्धांत होता है, या प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। ये मैं आपको 3-4 बार समझा चुका हूँ, स्टार्टिंग से यही चल रहा है अपने, कि तरंग और कण दोनों की दोनों प्रकृति प्रकाश के अंदर पाई जाती है। ये बीपीएससी बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है उसमें पूछा गया था, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो प्रकाश किसी भी एक चिकने पृष्ठ से टकराया, ये मान लो चिकना पृष्ठ ऐसे है, प्रकाश यहाँ से टकराया, टकराकर ये ऐसे लौट गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। कब बताई थी? जब मैंने प्रकाश का परावर्तन के नियम और वो समझाए थे। नियम क्या कहते हैं कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपके ये जो अभिलंब खींचोगे
तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं और जो ये कोण बना आपतन कोण और ये जो परावर्तन कोण बनेगा वो भी बराबर होता है। यही है प्रकाश के परावर्तन के नियम। और प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में दूरवर्ण की घटना। यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये आरआरबी यानी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो दूरवर्ण प्रक्रिया या दूरवर्ण की घटना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो आप लोग जानते हो कि E बराबर होता है mc², यही होता है, आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, अब ये जो E की वैल्यू है ये है आपके पास में, C की वैल्यू आपके पास में है, M की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप खुद न्यूमेरिकल घर पे बैठ के आराम से करिएगा। ठीक है, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जब आपके आ गया है तो मैंने बता दिया कि E बराबर mc² भी होता है, लेकिन ये कोई प्रकाश से संबंधित नहीं है तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा, E है ऊर्जा, ऊर्जा बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू C है प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ और उसका स्क्वायर है। सॉल्व करना, थोड़ा सा आंसर निकल जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेग है। और प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम किसने दिया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का सबसे पहले वेग दिया था। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात के अंदर। किसके अंदर होता है, निर्वात के अंदर, उसके बाद में द्रव में, और उसके बाद सबसे लास्ट, देखो भाई निर्वात यानी कि गैस एक तरह से। ठीक है, तो निर्वात में तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, फिर थोड़ा सा गैस में उससे कम हो जाता है, गैस के बाद में द्रव और द्रव के बाद में ठोस। तो आप अगर यहाँ ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा निर्वात, फिर आपके हाइड्रोजन गैस, फिर आपके पानी में और फिर हीरे में हो जाएगा। माध्यम का जो ताप है यानी जो मीडियम है, उस मीडियम का ताप में अगर वृद्धि होती है तो प्रकाश की गति क्या होगी। तो प्रकाश की गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकाश की गति एक कांस्टेंट है। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो वैसी ही रहती है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ याद रखें, SSC 2004 में आई हुई है। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। मैंने आपको बता दिया ना, सबसे ज़्यादा निर्वात, फिर आपका गैस, फिर आपका द्रव, फिर आपका ठोस। तो इधर देखो, हीरा ठोस में सबसे ज़्यादा होगी क्या, नहीं। कांच और हीरे में से ही है कि कांच में ज़्यादा होगी हीरे के कंपैरिजन में, लेकिन जल से तो ज़्यादा नहीं होगी, तो ये गलत है, हीरे में हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर बी, जल में सबसे ज़्यादा, फिर कांच में और फिर हीरे में। समझ में आ गई बात, ये जरूर याद रखें। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आना है, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर नहीं आना है। चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको आने में मात्र 1 सेकेंड लगती है। कितनी, 1 सेकेंड ही लगती है। ठीक, और सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास में लगभग 8 मिनट और 24 सेकेंड में पहुंचता है। तो 8 मिनट एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर याद रखें। ये चीज़ें मैंने हो सकता है नहीं लिखवाई हो, लेकिन ये नॉर्मली याद होती है बच्चों को, तो मैंने और आपको एक बार रिवाइज करवाने के लिए इन क्वेश्चंस के अंदर डाली है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
प्रकाश का वेग कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो देखो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ ही दे रखा है सब जगह, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड गलत, किलोमीटर पर सेकेंड गलत, मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर। ठीक, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है वो भाग होता है किरीट, और उस किरीट भाग को ही कोरोना भी कहते हैं। ठीक है, जो ये कोविड-19 वाली जो बीमारी है कोरोना वाली, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। किरीट यानी कि आपका सूर्य का एक भाग है जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यानी कि पूरा सूर्य ग्रहण जो होता है उसका मैक्सिमम टाइम कितना है, तो उसका मैक्सिमम टाइम है 460 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके कम है, जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये कम आए तो वो कम चांस ही है क्वेश्चन के आने के, जहाँ मैं बोलता नहीं हूँ वो मतलब आ सकते हैं आपके। ठीक है, सीधे सीधे याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है, भाई सूर्य ग्रहण होता कब है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपके पृथ्वी और सूर्य यानी कि अर्थ और सन के बीच में आ जाए मून। कौन आ जाए, मून आ जाए, यानी कि चंद्रमा बीच में हो, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपका चंद्रमा बीच में आ जाए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा होता है तब आपके क्या होता है, तब आपके सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा पोर्शन। देखो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के ये क्या बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, सिलेबस में नहीं मेंशन होते हैं, लेकिन भाई प्रकाश जब मेंशन है तो प्रकाश में सूर्य आ ही गया और उससे रिलेटेड करके कभी कभी पूछ लेते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो होता है पूर्णिमा के दिन। कब होता है, पूर्णिमा के दिन, यानी पूनम जंदाड़े वेई सोरो वंदाड़े अपने चंद्र ग्रहण वेई का वेई चंद्र ग्रहण वेई कदी वेई पूर्णिमा रे दाड़े। ठीक है, मारवाड़ी में याद रखियो, चंद्र ग्रहण कदी वे है पूर्णिमा रे दाड़े, न सूर्य ग्रहण कदी वे है तो अमावस रे दाड़े। कदी वे है सूर्य ग्रहण वे है अमावस रे दाड़े, न चंद्र ग्रहण वे है पूनम रे दाड़े। तो चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या के दिन। ठीक है, ये दोनों याद रखें। हाँ, अब देखिए अपने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो अगर हीरा अगर कट जाए थोड़ा सा तो वो ज़्यादा जगमगाता है, और उसके जगमगाने का जो रीजन है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो कटा हुआ हीरा होता है वो जगमगाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही एक जो आपका हीरा है कटा हुआ वो चमकता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये अभी आपको नहीं समझना, बहुत बड़ा प्रोसेस है। हाँ, 12th लेवल पर आपने समझ रखा हो तो बढ़िया है, लेकिन अब इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि अब अपना एग्जाम नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में एक पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, और उसके ऊपर उठे हुए होने का जो कारण है वो होता है क्या आपका, तो वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उस प्रकाश के अपवर्तन के कारण आप, अगर आपने बाल्टी वगैरह में सिक्का गिरा हुआ देखा है तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, उसका क्या कारण है, तो उसका भी कारण अपवर्तन ही होता है। अगर आप स्विमिंग पूल के किनारे पैर अंदर डाल के बैठे हो तो आपको अपने पैर थोड़े से मुड़े हुए और छोटे दिखाई देंगे, उसके पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि जो सीडी होती है आपने देखी होगी, और सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं, रंग बिरंगी दिखाई देती है ना जो सीडी होती है वो किस
कारण से दिखाई देती है उसकी व्याख्या किसके बेस पर की जा सकती है? तो सॉरी, वो दोस्तों आपको प्रकाश के अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन तीनों की घटनाओं के आधार पर हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है जो चमकती है वो सूर्य के समान, या फिर आप ये कह सकते हो जो चश्मा वगैरह होते हैं जो चमकते हैं ना, कभी कभी 7 रंग अगर हमें दिखाई दे रहे हैं किसी वस्तु को देखने पर, तो वो किस कारण से होता है? अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन। ये आईएएस के अंदर पूछा गया है, देख लो आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा इसको। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो ये वही है अपवर्तन। तो कोई भी वस्तु अगर पानी के अंदर है और वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, आप सीधा सीधा उसका अपवर्तन कह दोगे। किसी भी वस्तु के अंदर अगर रंग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आप कह दोगे कि अपवर्तन विवर्तन हो रहा है, उसके अंदर दोनों होते हैं। ठीक है, चलो। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखाई देती है? तो अगर जल के अंदर देख रहे हो तो आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, जल के अंदर से देख रहे हो तो आपको ज़्यादा दूर दिखाई देगी। इस सब के पीछे रीजन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ये यूपीपीएससी के अंदर 2014 में आया था। ठीक है, इसलिए इस अपवर्तन के बेस पर जितने टाइप के क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं वो मैं सब आपको करवा रहा हूं। चलो, नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि आपका जो माध्यम है विरल है पहले तो, और विरल माध्यम से आप कहाँ जा रहे हो? सघन माध्यम में जा रहे हो। ठीक है, तो आप जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाओगे तो आपको बता दूं सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लो और विरल माध्यम का n1, तो n1 ग्रेटर देन n2, सॉरी n2 ग्रेटर देन n1 होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो सघन माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक जो है वो ज़्यादा होता है विरल माध्यम के कंपैरिजन में। और जब अपना प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो सघन माध्यम में जाने पर वह अभिलंब की ओर झुकता है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। ये जरूर याद रखें कि जब आप विरल से सघन जा रहे हो तो झुकना है आपको अभिलंब की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कब होता है? तो ये तब होता है जब अपने प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। ठीक है, इसका टेंशन मत लेना इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो मैंने आपको बता ही दिया, इंद्रधनुष बनेगा कब? इंद्रधनुष आपके तभी बनेगा जब आपके अपवर्तन और परावर्तन होता है। मृग मृचिका यानी मिराज जो आपको है ना गर्मी के दिनों में सड़क पर पानी पानी दिखाई दे रहा था, जैसे जैसे आगे बढ़ते पानी नहीं होता, जैसे जैसे आगे बढ़ते पानी नहीं होता, तो इस घटना को कहते हैं मृग मरीचिका, और ये होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, चलो फिर आपके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो ये जो एंडोस्कोपी है ये भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करती है। तो आपको जो भी बताया जा रहा है बस वो याद रख लेना, उसके बारे में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, चलो। तल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बता दिया ना, अपवर्तन। कोई भी चीज़ अगर आपको उठी हुई ऊपर की तरफ दिख रही है पानी में तो आप समझ जाइए वहाँ अपवर्तन ही है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश
देखो भाई क्या बोला, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। यदि प्रकाश जो है, आंतरिक परावर्तन का मतलब वो टकराए और वापस अंदर ही जाए, तो आंतरिक परावर्तन तब होगा जब आपका प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। यानी कांच से जब वायु में जाओगे, कांच से वायु में जाओगे, तब आपके क्या होगा, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा। चटका हुआ कांच यानी कि टूटा हुआ जो कांच है वो चटकीला प्रतीत होता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा चमकता हुआ हमें प्रतीत होता है, और उसका रीजन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या करता है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होता है और फिर आंतरिक परावर्तन होने पर इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये सबको पता है, 7 रंग होते हैं। प्रकाशीय फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ये सीधे सीधे याद रखना है आपको, ठीक है। चलो फिर ये कुछ ज़्यादा ही डीप में हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप, एसएससी का क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप हो रहा है। हाँ, ये अपने काम का है, ये अपने है सिलेबस में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें क्या होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, बेसिकली दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर एक तो ये होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि आंख का जो निकट बिंदु होता है वो सामान्य स्थिति से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। ये दोनों चीज़ें मैंने दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जब आपको पढ़ाए थे तब बता दिए थे। तो देखो, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता, नहीं, ये तो गलत है, ये तो निकट दृष्टि दोष है। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता, हाँ, ये दूरदृष्टि दोष है। और आंख का निकट बिंदु जो है वो सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, हाँ, बिल्कुल सही। तो सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों से ये एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में ये भी यौगिक आपके है नहीं, हाँ, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला जो हमें दिखाई देता है उसके पीछे रीजन क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्या रीजन होता है, प्रकीर्णन होता है, ये जरूर याद रखें। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या हो जाती है, भाई साहब देखो, तरंग दैर्ध्य समान बनी रहती है, नहीं। आवृत्ति बढ़ जाती है, हाँ, नहीं, कुछ नहीं कह सकते। तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, कह नहीं सकते, डिपेंड करता है। लेकिन आवृत्ति जो है उसकी समान बनी रहती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है, ये जरूर याद रखें। तरंग दैर्ध्य बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक। तो आप याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश इसलिए नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण यानी कि डिफ्यूजन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो धूल कण जो होते हैं उसकी वजह से प्रकाश में आपका प्रकाश है उसका विसर्जन हो जाता है, यानी कि डिफ्यूजन हो जाता है। यानी प्रकाश जो है, आपको देखा होगा कहीं पर अगर आपने पुराने घर में एक छेद हो छोटा सा, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है, फिर उसमें से धूप आती हुई हमें थोड़ी थोड़ी सी दिखाई देती है, उसमें कण भी फिर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। अरे भाई देखो, चंद्रमा पर अगर आप चले गए ना, तो दिन हो चाहे रात हो, आकाश आपको काला ही दिखाई देगा, ठीक है, ये नहीं सोचना नीला दिखाई देगा। चलिए भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। कांच के टुकड़े के अंदर अगर वायु का बुलबुला भरा हुआ है तो उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार
करेगा। तो भाई बुलबुला होगा वो ऐसे होगा, है ना, पानी के अंदर, और इस टाइप से अगर है वो, तो वो कैसा होगा, अपसारी लेंस होगा। ये मैंने आपको बताए थे, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी, समतल अपसारी, ये सभी लेंसों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये याद रखना। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश का ही प्रयुक्त किया जाता है। जो भी यातायात सिग्नल वगैरह बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग होता है वो सबसे कम प्रक्षेपित होता है, यानी हमें बड़ी दूर से भी रेड कलर दिखाई दे जाता है, येलो कलर हमें दिखाई नहीं देता है, बहुत कम दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, और समुद्र नीला प्रतीत किसके कारण होता है? तो भाई आपके जैसे ही आकाश से प्रकाश आता है उसका परावर्तन होता है, और फिर जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से दिखाई देती है? यानी कि आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, दोनों ही टाइम जो आपका आकाश है वो लाल लाल सा या केसरी कलर का आपको दिखाई देता है। उसका रीजन होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक विक्षेपण होता है बैंगनी रंग का, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपका नेक्स्ट है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दूर दिखाई देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दूर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके 12th लेवल तक के ही हैं, पहले ही बता दूं। दूसरी बात, अगर किसी को लग रहा हो सर हमें टाइम नहीं दे रहे, तो वो इस वजह से कि मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में आपको पहुंचा सकूं। अगर मैं आपको समय दूंगा और टाइम वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि हाँ बच्चों बोलो बोलो बोलो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो चमकीला जो सूखा बालू होता है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली परावर्तन हो सकता है, और उस परावर्तन के कारण ही आपका गीला बालू तो द्युतिहीन यानी कि एकदम कोई चमक वमक नहीं होती, लेकिन सूखे बालू के अंदर चमक जरूर होती है। पेरिस्कोप अगर हमें बनाना है तो हम क्या यूज में लेंगे? तो पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का यूज किया जाता है, सिंपल मिरर, प्लेन मिरर का यूज होता है और किसी का नहीं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो आप जब भी कपड़े वगैरह आपके घर वालों ने धोते हुए या बर्तन धोते हुए आपने देखा होगा, तो साबुन की झाग के अंदर जो है चमकीले चमकदार रंगों का कोई एक जो है पूरे कई सारे बुलबुले वगैरह दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है आपके परावर्तन और व्यतिकरण, यानी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वाहन पीछे से आने के लिए हमेशा अपने साइड मिरर जो लगाते हैं वो उत्तल मिरर होते हैं। कैसे होते हैं? उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। ये जरूर याद रखें, सीधे सीधे से ये पूछे जाएंगे। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का सीधी सी बात है भाई कि क्या परिणाम नहीं हो सकता। तो देखो भाई, वायुमंडलीय परिणाम देखो, सबसे पहले सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, अब इसका क्या लेना देना, कोई नहीं। तारों का रात में चिमटिमाना परावर्तन है। सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक दिखाई देना अपवर्तन है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, तो वो ये है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, उसमें आपके जो अपवर्तन है वायुमंडल का उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सूर्य का 2-3 मिनट ऊपर दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना और आपके वास्तविक ऊंचाई से अधिक दिखाई देना, कम दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के ही उदाहरण है। ठीक, रोगियों के दांत देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं या दंत चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? तो रोगी यानी जो भी आपका
बीमार है उसके अगर दांत चेक करवाने आप गए होंगे तो डॉक्टर जो आपके दर्पण यूज करता है, मिरर यूज करता है, वो कौन सा मिरर होता है? अवतल मिरर होता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट, जो अपनी गाड़ियाँ वगैरह होती है उसकी हेडलाइट्स जो होती हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? तो उसके अंदर जो दर्पण लगा होगा वो होता है आपका परावलिक दर्पण। ये एसएससी ने पूछा था और जितने भी अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सीधे सीधे आपको भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि दर्पण और लेंस आपके है सिलेबस में, ठीक है। तो वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण लगे होते हैं? परावलिक दर्पण होते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेने वाला कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। सीधा सा बताऊं तो देखिए भाई, आपका रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, ठीक है। और ये दर्पण के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। v क्या होती है? तो प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होती है? वस्तु की दूरी। और f क्या होता है? तो आप कह सकते हो फोकस लेंथ, यानी कि आपकी फोकल लेंथ कह सकते हो। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के अंदर कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख के जो रेटिना वाला भाग होता है उस पर हमेशा प्रतिबिंब बनेगा, ये जरूर याद रखें। रेटिना पर नेत्र के द्वारा यानी आंखों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा यानी रियल, उल्टा बनेगा और छोटा बनता है। ये याद रखें, ये सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो रेटिना के ऊपर नेत्र के द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की जो ऊंचाई है उसकी आधी होनी चाहिए। यानी आपको अगर आपका पूरा शरीर एक कांच के अंदर देखना है तो उसके लिए आप जो कांच की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? आपकी हाइट की एग्जैक्ट आधी, ठीक है। चलो फिर देखो, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी है, यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो उनके बीच में बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो भाई यहाँ वस्तु रखी है तो एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, ये इसमें बनाएगा, ये इसमें, ये इसमें, इसमें, ऐसे करते 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 अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, ठीक है। ये आगे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके काम के नहीं है, ये डायरेक्ट 12th लेवल के हैं। CDS वगैरह के एग्जाम में ऐसे इतने लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी लेंस। वह होता है जो क्या करता है? तो अभिसारी लेंस जो है वो किरणों को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। क्या करेगा? किरणों को एकत्रित करेगा। तो अपसारी लेंस क्या करता है? किरणें फैलाता है। अपसारी लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके वेग से नहीं, तीव्रता से नहीं, आयाम से नहीं, तरंग दैर्ध्य से। तो जो भी प्रकाश है, जैसा भी प्रकाश है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है उसके बेस पर ही उसका रंग क्या होगा ये निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला बनता है वो कैसे काम करता है? अवतल लेंस की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? अवतल लेंस की तरह काम करता है। ये यूपीपीसीएस के अंदर 2002 और 2008 में 2 बार पूछा, फिर आईएएस के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो कैसे बिहेव करेगा? तो वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये जरूर याद रखें। मैंने सभी क्वेश्चंस आपके लेवल के लिए हैं जो आपको सिखा सकें, कुछ समझा सकें, ठीक। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? तो हमारे पास में जो आते हैं प्रकाश के किरण पुंज वो सभी वहाँ से बेसिकली समांतर ही आ रहे होते हैं, क्योंकि प्रकाश अनंत से आ रहा है और अनंत से आते हुए प्रकाश को हमेशा समांतर माना जाता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर जो है वो लेंस की समता की इकाई होती है और ये कैपिटल D होती है, ठीक है। धूप के चश्मे की जो समता होती है वो कितनी होती है? 0 डायोप्टर,
क्योंकि 1 2 3 या -1 2 3 4 ये डायोप्टर जो क्षमता होगी वो तो किसी भी उस व्यक्ति के होंगे जिसको दिखाई नहीं देता, मतलब उसके जो ये समस्या होगी दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष जो भी है उसके बेस पर। ठीक है, चलो। एक लेंस का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? ठीक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो लेंस का फोकस समांतर आपको बता दूं कि F बराबर होता है 1/P। क्या होता है? F बराबर 1/P, यानी कि फोकस लेंथ और आपकी उसमें जो क्षमता होती है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये P जो है, पावर जो है वो डायोप्टर होती है, और ये लेनी किस में है? मीटर में लेनी है। ठीक है, अब 1/25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर है, तो अब ये लेनी किस में होती है अपने को? मीटर में, यानी 1/0.25, तो ये चला जाएगा, तो ये 4, तो ये कितनी आई? प्लस के 4 आ जाएगी, तो +4 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर -4 dB ले सकते थे। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक वैसे गलत है, क्योंकि यहाँ लेंस का प्रकार नहीं बताया है। लेंस का प्रकाश बताया होता तो अपन ये डिसाइड कर पाते कि -4 होगी या +4। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी कितनी दे दी? 0.2, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी? 1/0.2, यानी 0, तो ये 5 आएगा आंसर। अब 5 आ गया, और वैसे भी इसने बोल दिया कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो आप +5 ही लोगे, प्लस ही होती है वैसे भी। अगर यहाँ -5 ऑप्शन में भी होती तो नहीं लेते। तो यहाँ पर भी जो लेंस है वो उत्तल लेंस अगर माने तो अपन फिर +4 आंसर दे देंगे। ठीक है, और अवतल लेंस होता तो -4। यदि किसी ऐनक यानी कि वो चश्मा, ठीक है, के लेंस का पावर +2 है, कितना है? +2, यानी कि F बराबर हो गया 1/2। ठीक है, लेकिन ये 2 है डायोप्टर, ये मीटर के अंदर होगा। ठीक है, तो 1/2 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, घट जाती है, या क्या होगा? तो उसकी क्षमता घट जाती है, क्योंकि जब भी किसी लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले, या आप ये कह सकते हो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाया जाता है, तो उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है। ठीक है, चलो। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रिज्म जो होता है उसके अंदर प्रकाश का जो रंग है वो विभिन्न कलर के हमें प्रकाश दिखाई देता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और ये अपने सिलेबस में है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, और ये मैंने आपको समझाया था तो आपको याद रखना है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों विभक्त हो जाती है? वो इसलिए विभक्त होती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन जो होता है वो अलग अलग होता है। आपको भी पता होगा कि वाइट कलर के अंदर 7 के 7 रंग मिले होते हैं। अब जो सूर्य से प्रकाश आता है उसमें 7 रंग होते हैं, वो जैसे ही टकराता है फिर 7 के 7 रंगों का जो विचलन होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग होने के कारण सभी रंग अलग अलग बट जाते हैं। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से बना होता है। सफेद रंग के अंदर भी 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना सफेद रंग मतलब सफेद ही है, नहीं। सफेद रंग खुद बनता कब है? जब 7 रंगों का मिक्सअप होता है। फिर श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। तो कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा अधिक विचलित होता है, सबसे ज़्यादा डेविएट होता है? तो बैंगनी रंग होता है, ठीक है। और सबसे कम जो होता है वो होता है लाल, ठीक है ना, ये याद रखना। सबसे अधिक विचलित बैंगनी और सबसे कम लाल। ये आपको प्राथमिक रंग और ये थोड़ा सा जानकारी हो तो ठीक है, बाकी ये सिलेबस में है नहीं तो ज़्यादा कोई बेजामारी नहीं पालनी अपने। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की जो प्रक्रिया है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है।
ये जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है उसके अंदर ही आपका विचलन कम होता है, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग में, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य भी इसकी ही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा सही नहीं छपाया, आप देखिएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। तो कोई भी अपारदर्शी वस्तु है, कोई पारदर्शी अगर वस्तु नहीं है वो, तो उसके ऊपर जो रंग दिखाई देता है वो वही रंग दिखाई देता है जिसे वो परावर्तित करती है। ठीक, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? यानी हरा और लाल रंग अगर मिक्स किया जाए तो काला रंग बनता है। ठीक है, चलो फिर ये देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, पता ही है, और रंगों को अलग अलग करने का जो तरीका है वो क्या है? तो इन सभी रंगों को अलग अलग करने का तरीका है कि इसको एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, और उसी प्रोसेस को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई कैसा देगा? तो वो फिर हरा दिखाई देने लगता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी वो आपकी विचलित कम होती है। ठीक है, चलो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो वही 7 रंग ही होते हैं। ठीक है ना, हाँ ये याद रखना। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से हम अगर आकाश को देखेंगे तो वो किस रंग का दिखाई दे रहेगा? काले रंग का, क्योंकि वहाँ पर फिर जो है प्रकीर्णन होगा ही नहीं, परावर्तन होगा ही नहीं, तो हमें नीला रंग दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, नीला मत टिक करना। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से कलर काम में लिए जाते हैं? तो लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो किसकी होती है? बैंगनी रंग की। इसीलिए तो ये सबसे क्या होती है? अधिक विचलित होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ काम के है नहीं वैसे। अब ये देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस कैमरे के अंदर काम में लिया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी आ जाती है। ठीक है, और उस कमी को ही क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है कि जो आपके आंखों के अंदर प्रकाश जा रहा है उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है दृष्टिपटल, जिसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। उस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक, छोटा और उल्टा। तो देखो भाई, वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा नहीं, छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, गलत हो गया वैसे ही, छोटा लेकिन सीधा नहीं। वस्तु से छोटा भी बनता है और उल्टा भी बनता है और वास्तविक भी होता है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? आइरिस। नेत्रदान में दाता जो है वो अपनी आंख का कौन सा हिस्सा दान करते हैं? तो वो अपने आंख का रेटिना ही देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? सॉरी, अरे रेटिना कहाँ दोगे भाई? तो आपका जो आंख दान करने वाले होते हैं, नेत्रदान जो करता है ना, वो अपने नेत्रदान में क्या देता है? तो वो कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों को में परिवर्तित हो जाती है? स्नायु उद्देगों में जो परिवर्तित होती है वो रेटिना से होती है। यानी अपने को दिखाई कहाँ से, समझ में कहाँ से आता है? वो रेटिना से। मानव की स्वास्थ्य, सामान्य जो स्वस्थ एकदम व्यक्ति होता है उसकी आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम या स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। ये सीधे सीधे याद रखना, ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई भी होगी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है।
तो दृष्टि दोष मायोपिया वाला जो व्यक्ति है वो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष अगर है तो उसकी रोग की मुक्ति के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अवतल लेंस यूज किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। दूर दृष्टि दोष से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको निकट की वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाएगा? तो उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बुढ़ापे में दूर दृष्टि जब है वो खराब होती जाती है और उसमें फिर जो है कौन सा लेंस तो बहुत अधिक छोटा होता है, जिसमें जो लेंस होता है वो बहुत अधिक छोटा होता है। फिर वृद्धांधता यानी कि जो आपके लाल को हरा हरे को लाल देख सके उसको अगर पूरा दूर करना है तो फिर आपका कौन सा लेंस यूज होगा? कोई भी लेंस नहीं, क्योंकि ये एक जन्मजात बीमारी है या आनुवंशिक बीमारी होती है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। फिर आजकल कोई टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है, कुछ भी किया जा सकता है लेकिन नहीं है पॉसिबल अभी तक ऐसे जनरल। तो जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल यानी कि दो फोकल वाला इस टाइप के लेंस यूज किए जाते हैं, बाईफोकल लेंथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है और इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस जो है वो क्या बनाता है? तो नेत्र लेंस क्या बनाता है? आपका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पर? रेटिना पर। तो दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित यानी उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये एनडीए का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबंधुकता और इनका उपचार क्या है? तो देखो भाई, निकट दृष्टि दोष का उपचार है सीधा सीधा अवतल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष का हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, हो गया क्लियर। फिर जरा दृष्टि दोष जो है वो दूर होगा आपके किससे? बाईफोकल या द्विफोक्सी लेंस से, और अबिंदुकता जो है वो बेलनाकार से। तो ए का आंसर होगा 4, यानी ये ए और बी ऑप्शन गए, सी और डी बचे। फिर दूर दृष्टि दोष होगा 1 से, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष किससे दूर होगा? अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस से और अबिंदुकता अवतल लेंस से। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो जो भी व्यक्ति चश्मा यूज करता है उसे जब भी सूक्ष्मदर्शी की यूज करना है यानी माइक्रोस्कोप का यूज करना है तो चश्मा पहन करके ही करना चाहिए। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, बिल्कुल सही है। जरा दृष्टि दोष में बाईफोकस लेंस, सही है। क्या अबिंदुकता के लिए बाईफोकस लेंस है? नहीं, यही तो गलत, क्योंकि द्विफोक्सी के लिए तो कौन सा है? बेलनाकार है। कौन सा है? बेलनाकार, ये ठीक होगा। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लिया जाएगा? तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस यूज में लिया जाता है, दर्पण यूज नहीं किया जाता। फिर देखिए नेक्स्ट है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया का मतलब ही होता है निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष के लिए कहते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब भी दूर दृष्टि दोष ही है। ठीक है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो जो भी 10 मीटर से दूर नहीं देख पा रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, यानी कि मायोपिया है, यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसे क्या है? निकट दृष्टि, मतलब उसके निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो उसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी हाइपरमेट्रोपिया। ल्यूमेन जो है वो किसकी यूनिट है?
तो ल्यूमेन यूनिट होती है ज्योति फ्लक्स की। हालांकि इसका यहाँ कोई काम नहीं था पर ऐड कर दिया क्वेश्चन। दूरबीन जो है वो क्या काम आता है, तो आपको पता ही होगा, दूर की वस्तु देखी जा सकती है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो घड़ियाँ होती है उसके छोटे छोटे पुर्जे होते हैं मोबाइल वगैरह के, उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, आवर्धक लेंस का यानी मैग्नीफाइड लेंसेज का उपयोग किया जाता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके किसका यूज किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्राकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो दूर की वस्तुओं को अगर देखना है, ठीक है, तो दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप का यूज किया जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। और अवतल लेंस जो है वो प्रयुक्त होता है किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष के लिए तो क्या यूज होता है, उत्तल लेंस। अब इसमें देखिए कई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन, तो भाई जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में आया हुआ है मैं वो भी बताना चाहता हूं, इसलिए उनको भी साथ में लिया गया है। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि तो सूर्य जब छिप रहा होता है धीरे धीरे तो वो दीर्घवृत्तीय यानी इलिप्स टाइप में दिखना स्टार्ट होता है, और उसका रीजन है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक संचार यानी ऑप्टिकल फाइबर जो संचार है उसमें संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं, तो उसमें संकेत जो है वो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। ये RAS RTS 2013 में पूछा गया था, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, याद रखना। पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो पराबैंगनी जो किरणें होती है उनका विच्छेदन यानी उनको दूर दूर उनके जो आपका प्रकाश होता है उसके अलग अलग भाग कर सकता है, वो कौन होता है, क्रुक्ष काच होता है। ये IAS 2007 में पूछा गया था। तो क्रुक्ष काच जो होते हैं वो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो पौधे जो है वो कौन से कलर का अवशोषण जल्दी करते हैं, तो नीले और लाल रंग का। यह IAS में ही पूछा गया था, ठीक है। नीला और लाल रंग जो होता है वो पौधों के द्वारा जल्दी अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करें। गोधूली में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। ये सभी जो 5 चीज़ें हैं ये कौन से इसमें से दृष्टि भ्रम है। दृष्टि भ्रम कौन कौन से हैं, यानी अपनी आंखों का भ्रम किस किस को लेकर है, तो जैसे कि एक तो गोधूली में सूर्य का माप, सूर्य कोई है ना इलिप्स जैसा थोड़ी बनता है, वो तो केवल दिखता है, वो क्या है, एक अपना क्या है, अपना भ्रम है, ठीक है। उषा काल में सूर्य का रंग लाल कलर का दिखाई देता है, वो भी एक भ्रम है, और उषा काल में चंद्रमा का दिखना ये भी एक भ्रम है, ठीक है। आकाश में तारों का टिमटिमाना वो सही बात है, और आकाश में ध्रुव तारा दिखना वो भी सही बात है। ये 3 1 2 3 जो है वो भ्रम है, और ये UPSC ने 2013 में पूछा था। लो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन IAS और RAS में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे, रिपीट तो होते ही हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखो, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, और लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट याद रखना है कि आपको बता दूं, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो हरे रंग के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन प्रकाश के दृष्टि वर्ण क्रम में लाल प्रकाश जो है वो हरे प्रकाश की अधिक ऊर्जस्वी होता है, नहीं, तो ए गलत है और R सही है। लाल जो है वो ज़्यादा ऊर्जस्वी होता है, ये IAS में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, हाईएस्ट एनर्जी किसमें होती है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं E बराबर होता है SC/λ, ठीक है, H म्यू होता है तो म्यू बराबर C/λ, यानी ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में जो इन्वर्सली रिलेशन है। अब तरंग दैर्ध्य जिसकी सर्वाधिक होगी उसकी ऊर्जा सबसे
कम हो जाएगी। तो तरंग दैर्ध्य इन सभी में सबसे कम होती है नीले रंग की, क्योंकि आपको पता है विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर के अकॉर्डिंग देखो भाई, सर्वाधिक जो होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की, फिर येलो कलर की, और फिर आपका ग्रीन, और फिर इंडिगो। तो यहाँ पर सबसे इसकी जो है तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है, और तरंग दैर्ध्य कम है तो ऊर्जा अधिक हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, ये रिलेशन है, E बराबर SC बाय लैम्डा, HC है, ठीक है, H ये, और ये कांस्टेंट होता है, ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं रखनी अभी। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिपर्त्य प्रभावित होंगे, यानी क्या क्या प्रभावित होगा। तो जब वो कांच में जाएगा तो केवल और केवल उसकी तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन आता है, आवृत्ति में कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक। चलो ये देखो RAS का क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। हाँ सही बात है, फिर बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही होता है कि आंखें जो है वो फिर आपके जैसे ही प्रकाश वाले क्षेत्र में होती है तो प्रकाश के अकॉर्डिंग अपनी आंखें पूरी खुली हुई होती है, ठीक है। और वो जैसे अंधेरे में जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे प्रति अंधेरे के प्रति क्या होती है, अनुकूल होने की समय लगता है, इसलिए। बाकी इसका कोई रीजन नहीं है साइंटिफिक, ठीक है। ज़्यादा ये मत सोचना कि हो कुछ होता होगा, नहीं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ बिंदु किसी पदार्थ के एक तल में तो बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं और दूसरे तल में क्या हो जाते हैं, बिंदु जो है वो उसे बाहर दिखाई देते हैं। और ये जो रोग होता है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया बेलनाकार लेंस जो होते हैं उनका यूज किया जाता है और ये अबिंदुकता रोग होता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है, रियल नहीं बनाता, ठीक है। चलो संचार में जो ऑप्टिकल फाइबर आजकल यूज किए जा रहे हैं जिससे आपके नेट वगैरह आजकल ये उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, ठीक है। चलिए फिर ये आपके ज़्यादा काम के नहीं है, ये सब डिस्कस हो चुके हैं, बार बार वो के वही क्वेश्चन डिस्कस करने से ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। चलो ये सब डिस्कस हो चुके हैं। हाँ ये लिखिए, देखो परावर्तित प्रकाश जो होता है उसमें ऊर्जा, परावर्तित जो प्रकाश होगा उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो आपके, देखो भाई, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। हाँ नहीं भाई, कुछ नहीं कह सकते यार, क्योंकि आपतन कोण पर तो निर्भर ही नहीं करती है ऊर्जा, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन तो वैसे ही गलत थे, सीधे सीधे, ठीक है ना। आपतन कोण पर तो निर्भर ही नहीं करती है, प्रकाश की जो परावर्तित प्रकाश होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर ही नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो सबसे न्यूनतम प्रकाश की गति कहाँ होगी, सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो निर्वात में सर्वाधिक, फिर आपके वायु में, फिर जल में और फिर कांच में। तो सबसे न्यूनतम किस में होगी, कांच में होगी, ठीक है। चलो किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का, जितना ज़्यादा आपका उसका रंग होगा उतना ही ज़्यादा वो ताप है उसके पास। ये यूपीपीसीएस में 2008 में आया और आईएएस में 1994 में आया था। फिर देखिए निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है, स्थलीय तापन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन और प्रकाश विवर्तन, ठीक है। चलो तो इसमें से मृग मरीचिका का जो कारण होता है वो केवल और केवल एक होता है, सॉरी आपके दो होते हैं, एक होता है स्थलीय तापन, ठीक है, वहाँ का ताप कितना है, और परावर्तन यानी पहला और दूसरा केवल, ठीक है। मृग मरीचिका का यही दो कारण है। फिर ये देखो E बराबर mc², मैंने इक्वेशन बताई थी ना, तो आइंस्टीन ने जो E बराबर mc² दी थी, इसमें जो c है ये क्या है, प्रकाश का वेग होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो अपनी सबसे छोटी छाया जो दिखाई देगी वो 21 जून को दिखाई दे, ठीक है। ये तो आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा। फिर देखो ये कोई ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, रुकिएगा। ठीक है चलो, हाँ ये देखो
खतरे का जो सिग्नल है वो लाल रंग का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग है उसका आपके क्या होता है, अरे भाई उसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, तो ये लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना। फिर देखो, बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों से चमकीले रंग दिखाई देते हैं और उसका कारण क्या होता है, तो जहाँ कहीं भी आपको ज़्यादा रंग दिखाई देते प्रक्षेपण होता है, ये मैंने बता ही दिया। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, अपवर्तन ही होता है। ठीक है, ये याद रखें आप। थोड़ा सा पेन मोटा करते हैं। फिर देखिए, एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। उसे निशाना कैसे लगाना होगा, तो उसे जब निशाना लगाना है तो मछली जहाँ दिखाई दे रही है उसके नीचे लगाना पड़ेगा। ये अपवर्तन के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन अपन पीछे 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। फोटोन जो है वो क्या है, प्रकाश की मूलभूत इकाई है। प्रकाश छोटे छोटे फोटोन से मिलकर ही बना है। और विकिरण की जो कण प्रकृति की पुष्टि की थी वो किसने करी थी, तो जो अपने प्रकाश है इसकी ये जो है कण यानी इसका पार्टिकल नेचर होता है, इसके बारे में किसने बताया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। ये एसएससी 2012 में आया था। तो ये कुछ दोस्तों मैंने आपके सामने लगभग 171 क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित आपके साथ डिस्कस किए हैं और थ्योरी सेशन में मैंने पूरा सेशन बता दिया था आपको कि किस टाइप के आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब ये प्रकाश टॉपिक अपना होता है कंप्लीट। इसी प्रकार से मैं लगभग हर मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, 4, 5 और 11 फरवरी तक अपना ये इस टाइप की क्वेश्चन सीरीज चलने वाली है। 11 फरवरी वालों के लिए 4 और 5 फरवरी पर बेस्ड जो पेपर होगा वो भी पूरा डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।